बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। अभी तक के हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, हमारे प्यारे मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी ने आखिरकार उसकी घोषणा कर दी है। चुनाव आने वाला है और अब आरक्षण के पद निकाले जाएंगे, एसआई के पद निकाले जाएंगे और आपके पटवारी के भी पद निकाले जाएंगे, जिसमें हमारा हिंदी पोर्शन सबसे मेन होता है। एसआई में पहले 200 मार्क्स का पेपर होता था, जिसमें 100 मार्क्स का जो फर्स्ट पेपर होता था उसमें 70 मार्क्स यानी कि 70 नंबर की हिंदी आती थी और 30 नंबर की इंग्लिश आती थी। और उसके बाद में जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर बचता था उसके अंदर आता था मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो भी चीज़ें बच जाती है साइंस वगैरह, वो सेकंड पेपर में आता था। अब क्या होगा, अब शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा करी है हमारे प्रिय मामा ने कि फिजिकल के भी मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो जो कांस्टेबल का पेपर अब होगा उसमें 100 मार्क्स का फिजिकल होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसका जो रेशियो है वो 50-50 रेशियो होगा। अब जो हमारी एसआई सबसे बड़ी भर्ती, हमारी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती होती है सब इंस्पेक्टर की, मध्य प्रदेश एसआई। इसके अंदर क्या परिवर्तन लाया गया है, इसके अंदर ये चेंजेस किया गया है कि अब जो 200 मार्क्स का पेपर होता था वो 750 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 100 मार्क्स का फिजिकल और 50 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होगा। अब जो 600 मार्क्स का पेपर होगा उसका सिलेबस और पैटर्न अभी तक के क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि व्यापम पे ऐसा कोई नोटिस अभी तक के नहीं आया है। अब आगे जो वैकेंसीज आएंगी एसआई की, उसका जो पैटर्न होगा, उसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 750 यानी कि 750 मार्क्स। अब एसआई हो, चाहे आपका पटवारी हो, चाहे आपका वर्ग 3 हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें हिंदी आपका बहुत 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 ज़्यादा मार्क्स का पोर्शन कवर करता है, जिसमें वर्णमाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वर्णमाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि अगर आपको वर्णमाला नहीं आएगी, किस वर्ण को क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे संयुक्त व्यंजन लिखा हुआ है, अब संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है अगर आपको ये नहीं पता है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा अयोग्य वाह, तो अयोग्य वाह क्या होता है, हम इसे कैसे देखते हैं, अगर हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा वर्णमाला के अंदर, तो हम छंद के प्रश्नों को भी नहीं बना पाएंगे। छंद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, छंद और वर्णमाला। आपके एमपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए और वर्ग 3 की प्रिपरेशन के लिए वर्णमाला और छंद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आपको छंद अच्छे से करना है तो आपको वर्णमाला पूरी याद होनी चाहिए, और इसमें सबसे बड़ी बात है आपको ये पता होना चाहिए कि ह्रस्व किसे कहते हैं और दीर्घ किसे कहते हैं। व्यंजन में ऐसे कौन कौन से व्यंजन आते हैं या स्वर आते हैं जिनकी मात्रा 1 होती है या जिनकी मात्रा 2 होती है। अगर हमें वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा कि जिसमें मात्रा 1 है या 2 है, तो हम छंद को भी नहीं बना पाएंगे। आप वर्णमाला को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका छंद भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब वर्णमाला हम सब ने पढ़ी हुई है स्कूल में, अ अनार का, अ आम का, ख खरगोश का, ठ ठठेरे का। ये वाला ठठेरे का वहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो हमने ख खरगोश पढ़ा था वो पूरा ढ ढक्कन का हो जाता है। वहाँ पर ये नहीं पूछते हैं कि अ अनार का होता है या अ आम का होता है, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना देना है कि अ में कितनी मात्रा लगती है, आ में कितनी मात्रा लगती है, अ और आ किस व्यंजन में आता है या किस स्वर में आता है, इसे क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं या दीर्घ कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम वर्णमाला को देखेंगे, पूरी वर्णमाला की किस चीज़ को क्या कहते हैं और छंद में वर्णमाला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हम इस लेक्चर में छंद को भी थोड़ा सा कवर करेंगे। आने वाले लेक्चर में जो हम छंद पढ़ेंगे, अगर आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये आपने अगर अच्छे से याद कर लिया, तो छंद आपका चुटकियों का खेल बन के रह जाएगा। छंद और वर्णमाला कम से कम आपको 12 से 15 मार्क्स इजीली देंगे पेपर में, और किस्मत अच्छी रही तो 20 मार्क्स का आपका पूरा छंद और वर्णमाला से आता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं और वर्णमाला को देखते हैं। ये जो मैंने आपके सामने वर्णमाला लिखी हुई है, ये आपको सभी बुक में मिल जाएगी, या आप गूगल पे सर्च करेंगे वर्णमाला तो आपको ये पूरा का पूरा वर्णमाला का ऐसा गूगल पे एक फ़ोटो भी मिल जाएगा। एक क्या, कई सारे फ़ोटो मिल जाएंगे, गूगल है, सब डालो उसमें, कुछ भी डालो सब मिल जाता है ना।
अब यहां पर जो है इन चीजों के साथ साथ कि वर्ण और स्वर कितने होते हैं, इन चीजों को बोलते क्या हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इन चीजों के साथ साथ हम जो हमें किताबों में नहीं मिला या नेट पे नहीं मिला या फिर हम जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज देखने को मिल जाती है और बोलते हैं यार हमने तो ये चीज पढ़ी ही नहीं थी, वो सारी चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। तो यहाँ पे क्या है, अ आ ई उ री ऋषि का ए ओ और औ, इन्हें कहते हैं हम स्वर। और स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कौन कौन से हैं तो आपके स्वर है अ आ ई उ री ए ओ और औ, ये आपके स्वर है। स्वर की संख्या कितनी है, 11। अब नीचे देखिए, नीचे है अम और अहा। पहले इन दोनों को भी स्वर में लिया जाता था, इन दोनों को भी स्वर में लिया जाता था। बाद में जब हिंदी को एडवांस किया गया तो इन दोनों को स्वर में से हटा दिया गया। अब अं और अहा को स्वर में नहीं लिया जाता है, इन्हें अयोग्य वाह कहा जाता है। अयोग्य वाह की संख्या कितनी होती है, 2। अब हमारा ये आता है क ख ग घ ड़, च छ ज झ ज्ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ ध ध न, प फ ब भ म। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 25, यानी कि टोटल 25। ठीक है, अब आपसे वो प्रश्न में कुछ भी दे देगा, वो बोलेगा कि बताइए ड किस व्यंजन में आता है, म किस व्यंजन में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ड म ण ट ठ जो है ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। प्रश्न में वो आपसे पूछ लेगा कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 प्रकार के होते हैं, यानी कि 25। ठीक है, अब ये आपको याद करना पड़ेगा, फिर वो उसमें से कुछ भी पूछे चाहे तो आपको पता होना चाहिए स्पर्श व्यंजन के अंदर क्या क्या आता है। ये तो हमने देख लिया स्पर्श व्यंजन की संख्या। अब वो कहेगा कि स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में विभाजित है। तो वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित है। अब कौन कौन से वर्ग हैं देखिए, पहला है क वर्ग, इसे हम कहते हैं क वर्ग, क वर्ग। दूसरा आएगा हमारा च वर्ग, तीसरा आएगा हमारा ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और पांचवा क्या है, प वर्ग। जो पहला अक्षर है स्पर्श व्यंजन का, जो पहला अक्षर है उसी से हम वर्ग कहते हैं, उसी का पहला अक्षर लेके हम वर्ग को विभाजित करते हैं। अब देखिए कितने वर्ग हो गए, ये हो गए हमारे कुल 5 वर्ग। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में विभाजित है, ये है 5 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन के अंदर और क्या क्या वो पूछ सकता है। अब स्पर्श व्यंजन के अंदर वो पूछ लेगा कि भैया कठोर व्यंजन किसे कहते हैं, या फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन और कठोर व्यंजन किसे कहते हैं, तभी हम आंसर लगा पाएंगे। अब यहां पे हमने देख लिया है कि वर्ग की संख्या कितनी होती है, 25। कौन कौन से वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कुल संख्या कितनी हो गई है, 5 वर्ग। अब हमने क्या देखा कि भैया यहां इसने पूछा है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। अब दूसरा ये हमसे क्या पूछ सकता है, कठोर व्यंजन किसे कहते हैं। तो कठोर व्यंजन क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो कठोर व्यंजन, कठोर व्यंजन, अब ये 2 प्रश्न हमारे पास में। अब ये दोनों होते क्या हैं, ये जो आपका च वर्ग है, च वर्ग, च वर्ग को क्या कहते हैं हम, च वर्ग। च वर्ग जो होता है वो होता है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और ये जो है ट वर्ग, ये जो ट वर्ग होता है, ट वर्ग,
ट वर्ग होता है हमारा कठोर व्यंजन। ठीक है, ये देख लिया हमने कि च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं और ट वर्ग को कठोर व्यंजन कहते हैं। अब इसमें आपसे अगला प्रश्न वो यह पूछ सकता है कि भैया ये बताइए कि पंचमा अक्षर क्या होता है, या फिर नासिका व्यंजन किसे कहते हैं। अब हमने ये देख लिया है कि ये 5 वर्गों में विभाजित है। क्या हमारा स्पर्श व्यंजन, च वर्ग भी देख लिया हमने, ट वर्ग भी देख लिया, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, कठोर व्यंजन जिसको कहा जाता है। अब नासिका व्यंजन और पंचमा अक्षर किसे कहा जाता है। तो पंचमा अक्षर मतलब का मतलब क्या होता है, 5 अक्षर है ना, 5वां अक्षर। पंचमा अक्षर मतलब 5वां अक्षर। तो इसका 5वां अक्षर कौन सा, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये वाली जो लाइन है पूरी आपकी, ये लाइन जो है ये वाली, ये पूरे के पूरे क्या कहलाएंगे, आपके पंचमा अक्षर। और साथ में हमने क्या कहा था, नासिका व्यंजन। नासिका व्यंजन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हम नाक से करते हैं। कैसा, ड ज्ञ ण न म, जब इसको हम बोलते हैं तो हमारा जो साउंड है यानी कि जो ध्वनि निकलती है वो नाक के द्वारा निकलती है, इसलिए इसको हम नासिका व्यंजन बोलते हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप हिमेश रेशमिया को याद रख लीजिएगा साहब। हिमेश रेशमिया कहाँ से गाता है, हिमेश रेशमिया गाता है नाक से। कैसे गाता है, तेना 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 जरूर, नाक से। तो ये हो गया हमारा क्या, नासिका व्यंजन और पंचमा अक्षर। हिमेश रेशमिया के गाने से हमने याद कर लिया कि भैया नाक से गाता है और न काय में आता है 5वां अक्षर यानी कि नासिका। तो नासिक के व्यंजन और पंचमा अक्षर जो है ये हमारे आखिरी वाले 5 होते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, य र ल व, जिसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं हमारे 4। ठीक है, अब इसको अंतस्थ व्यंजन के अलावा और क्या कहा जाता है। अगर आपको ऑप्शन में ये ना दिया हो, अगर आपको ऑप्शन में ये ना दिया हो और इसके जगह कुछ दूसरा ऑप्शन दिया है तो वो क्या होगा, आपको अगर पता होगा तो ही आप टिक लगा पाएंगे या फिर 0 अंडा लेके वापस आ जाएंगे। ठीक है, 0 अंडा होता नहीं है क्योंकि हमारा जो व्यापम का पेपर है यानी कि पीईबी का, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सबसे बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन हमें नेगेटिव में भी नहीं जाना है और 0 में भी नहीं जाना है, मतलब आप नहीं करोगे तो 0 ही है या गलत होगा तो 0 है। इसको क्या बोलते हैं, हमने क्या देखा है यहाँ पे हमने देखा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद में क्या आता है, श श स और ह। अब इसमें जो है उष्ण व्यंजन इसको कहा जाता है, उष्ण व्यंजन। ठीक है, कितने होते हैं, 4, श श और ह। अगर ये दोनों ऑप्शन अगर आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में तो आप क्या लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, इनको अगर पूछा जाए तो इनको दूसरा क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन को कहा जाता है अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। और उष्ण व्यंजन को क्या कहा जाता है, उष्ण व्यंजन को कहा जाता है सिर्फ इतना। क्या, यहां से याद रखिएगा आप, इसको सिर्फ इतना कहा जाता है संघर्षी, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, हमने यहां तक की ये चीजों को देख ली। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये जो च वर्ग है इसके अंदर स्पर्श लिखा हुआ आ रहा है, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, च वर्ग के साथ में स्पर्श है और उष्ण व्यंजन के साथ में स्पर्श नहीं है, खाली संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, इन सब की आपको संख्या याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये संख्या भी पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं। अब ये जो है भैया ये आपका बहुत ही ज़्यादा यानी कि इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये श त्र ज्ञ और श्र, इसको कैसे लिखा जाता है, इसका विच्छेद कैसे किया जाता है,
या फिर इसे क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना सा जो आपका टॉपिक है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इससे कई सारे सवाल बन सकते हैं। और छंद में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जब हम छंद के प्रश्नों को लगाते हैं और पद में दी गई मात्राओं को गिनना चालू करते हैं, तो हमने क्या याद कर रखा है कि भैया हमारा होता है अहिर, तोमर, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, वीर और आला। फिर आप इनकी मात्राओं को याद रखते हैं तो वो कितनी होती है, 11, 12, 16, 24, ऐसे करके आप लोगों ने इसको याद करके रखा है। फिर हम जब उसको गिनना चालू करते हैं तो हमारे भाई पंक्ति में जब हमने गिनना चालू किया तो हमारे पास में कितनी मात्रा आई, हमारे पास में आई कहीं 14 मात्रा, कहीं 15 मात्रा या कहीं 12 मात्रा। अब 13 और 14 मात्रा तो हमने पढ़ी ही नहीं है भाई, ये 15 मात्रा पढ़ी नहीं है। तो हम जब काउंट करते हैं तो इसकी मिस्टेक कैसे होती है, जब हमने काउंट किया तो हमारे पास में आई 12 मात्रा, तो 12 मात्रा हमारे पास में है किसकी है, तोमर की। तो हमने क्या किया, तोमर पे टिक लगा दिया। फिर जब हम उसको जांचते हैं, जब हम आंसर को क्रॉस चेक करते हैं तो वो तोमर गलत हो जाता है और वो निकलता क्या है, हमारा दोहा। क्यों ऐसा होता है, आखिर इसमें क्या है, या वो निकलती है चौपाई, यानी कि हमने 12 मात्रा काउंट करी, वो निकली 16। ठीक है, अब हम कुछ का कुछ काउंट करते हैं, कुछ निकलती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम तो सही काउंट कर रहे हैं लेकिन ये गलत क्यों हो रहा है। तो वो जो गलत होता है ना, वो आपका इन चीज़ों की वजह से गलत होता है, क्योंकि आपको इन चीज़ों को पता नहीं है लिखते कैसे हैं। छंद का जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि छंद की मात्राओं को गिना कैसे जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ छंद से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी शब्द में आधा अधूरा अक्षर किसी पूरे अक्षर से लगा हुआ है, यानी आधा वर्ण पूरे वर्ण के साथ में लगा हुआ है, तो उसके सामने वाला वर्ण अगर लघु है यानी कि ह्रस्व है, एक मात्रा वाला है, तो वो दीर्घ वर्ण में आता है, उसकी जो है 2 मात्रा गिनी जाती है। अगर आधा अधूरा शब्द जो है यानी कि जो वर्ण है, आधा अधूरा वर्ण जो है पूरे वर्ण से लगा हुआ है और वो वर्ण अगर दीर्घ वर्ण है, तो फिर जो आगे वाला लघु वर्ण है उसको एक ही गिना जाएगा, 2 नहीं गिना जाएगा। यह छंद का कंसेप्ट होता है। अगर हमें ये नहीं पता है तो हमारी जो मात्रा है 12 वो तोमर में चली जाती है, बल्कि वो होती है 16 मात्रा, जिसका कि आंसर होता है चौपाई। तो वो कैसे हम काउंट करते हैं, कैसे इन चीज़ों को देखा जाता है, ये मैं आपको छंद के वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई वो इन्हीं से रिलेटेड है। ये जो शब्द है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये 2 या 2 से अधिक व्यंजन से बनके बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब ये पूछेगा कि श त्रि ज्ञ श्र का विभाजन कीजिए या इनका संधि कीजिए या इनका सही क्रम क्या है। एग्जाम में आपको वो संयुक्त व्यंजन से कुछ भी पूछ सकता है, तो इनको तोड़ के कैसे लिखा जाता है। अब ये श है, तो श में क्या आ रहा है आपका क और श। श ये। अब त्र को कैसे लिखते हैं हम, आधा त और र। ज्ञ को कैसे लिखेंगे हम, आधा ज और ज्ञ। और श्र को कैसे लिखेंगे हम, आधा श और र। अगर आपको एग्जाम में ये दिया जाएगा तो आप इनमें से ऑप्शन में से लगाएंगे कि भैया किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, अब अगर वो बोलेगा कि शुद्ध, क्या शुद्ध विभाजन, आपको वो एक साथ 2-2, 3-3 ऑप्शन भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगर आपको आधा क और श मिलता है तो ये सही है। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में आधा क धन आधा श धन अ मिलता है, यानी कि हमने श को भी तोड़ के उसके स्वर को अलग कर दिया है, तो ये क्या हो गया है, आधा क धन आधा श धन अ। तो ये जो है ये होता है शुद्ध विभाजन।
ठीक है, अगर आपको परीक्षा में ये दिया जाता है क्या, ये वाला ऑप्शन, तो ये भी सही है, और ये दिया जाता है तो यह भी सही है। अब वो बोलेगा कि शुद्ध या फिर सही चुनिए, तो हिंदी के अनुसार इसको आधा क आधा श और अ, इसको जो है ये शुद्ध माना जाता है। ठीक है, अगर आपको दोनों दिए गए हैं ऑप्शन में और बोला है कि क और ब दोनों सही है, तो आप दोनों सही को लगा देंगे, या फिर पूछा जाएगा शुद्ध, तो शुद्ध में आप इस वाले को लगाएंगे, शुद्ध में इसको नहीं लगाएंगे, शुद्ध में आप इसको लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा श का। और त्र, ज्ञ और श, इसको भी आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, आधा त आधा र धन अ। अब ये ग का क्या हो जाएगा, ज ज्ञ और अ। श्र का क्या हो जाएगा आपका, श आधा श धन आधा र धन अ। ठीक है, इस तरह से आप इसका विच्छेद करते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जब वो पूछेगा कि भैया हिंदी वर्णमाला में, काय में, हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे, 52। कितनी होती है, 52। दूसरा प्रश्न ये बहुत ही ज्यादा पूछता है। हम ये तो याद कर लेते हैं कि हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि देवनागरी में कितने वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि जो है वो कंप्यूटर में हिंदी भाषा को टाइप करने की लिपि होती है। जो हम कंप्यूटर में हिंदी भाषा को टाइप करते हैं ना, आपका जो एग्जाम होगा एएसआई का और पटवारी का, उसमें आपको सीपीसीटी जरूरी मांगा है। सीपीसीटी जो होता है वो टाइपिंग टेस्ट ही होता है। जो आप टाइपिंग टेस्ट, हिंदी वाला टाइपिंग टेस्ट करते हैं, जो कंप्यूटर में हिंदी लैंग्वेज हम लिखते हैं, उस लैंग्वेज को कहा जाता है देवनागरी लैंग्वेज। ठीक है, देवनागरी लिपि। अब हिंदी में हमारी कितनी होती है, 52। देवनागरी में कितनी होती है, देवनागरी, ठीक है, देवनागरी में हमारे वर्ण होते हैं 48। अब देवनागरी में 48 क्यों होते हैं, क्योंकि देवनागरी के अंदर ये जो संयुक्त व्यंजन है ना, संयुक्त व्यंजन, इन्हें नहीं गिना जाता। संयुक्त व्यंजन को हटा दो तो हमारे पास में आते हैं 48 वर्ण। ठीक है, अब तीसरा आएगा संस्कृत। अगर वो आपसे पूछ लेगा कि भैया संस्कृत में कितने होते हैं, तो संस्कृत में होते हैं 33। कितने, 33। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका छंद भी बनेगा और इससे आपके बहुत सारे प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बचता क्या है हमारे पास में, ड और ढ। इनके बीच नीचे देखिए क्या है, बिंदु लगे हुए हैं। तो ये दो आवाजें निकाल रहे हैं, मतलब जो स्वर है ये दो स्वर में है। अगर छंद में देखेंगे तो ये भी दो मात्रा वाला होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, द्विगुण। द्विगुण के अलावा भी अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि द्विगुण के अलावा इसे क्या कहा जाता है, तो द्विगुण के अलावा इसे कहते हैं उत्कृष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि भैया वर्णमाला में स्वर किसे कहते हैं, है ना, अयोग्य वाक्य किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ वाह, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन किसको क्या कहते हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, हमने यहाँ पे वर्ग भी देख लिए, कितने वर्ग होते हैं और किसको क्या कहा जाता है, हमने ये सारी चीजें देख ली। अब हमारे पास में आता है क्या, मूल दीर्घ स्वर, फिर आता है संयुक्त स्वर, फिर आता है मूल स्वर, फिर आते हैं हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या। ठीक है, अब ये सब कितने होते हैं, अब हम देखते हैं कि मूल दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। दीर्घ यानी कि क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो हमारे पास में बड़े स्वर कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा अ, एक ई और एक उ। ये जो है हमारे, ये आते हैं मूल दीर्घ स्वर।
कि 1, 2 और 3 कितनी संख्या हो गई इनकी? 3। क्या क्या आ गए हमारे मूल दीर्घ स्वर में? ये आ गया हमारा आ, ई और उ। ये तीनों जो है ये हमारे मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है। अब संयुक्त स्वर, संयुक्त मतलब क्या देखा हमने कि 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलके जो बनता है उसे हम संयुक्त कहते हैं। ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर ये है एक ए, ओ और औ। ये जो है ये 2 ध्वनियों से मिलके बनते हैं। जब अपन संधि पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये किस किस स्वर से मिलके बनते हैं। ठीक है। तो हमारे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई? संयुक्त स्वरों की संख्या हो गई है 4। और ये कौन कौन से हैं? ये है ए, ओ और औ। ठीक है, ये हो गए 4। अब हमारा तीसरा आता है मूल स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? अब ये जो हमारे बच गए हैं ना, कौन कौन सा? आ, ई, उ और री। तो ये कितने बच गए? 4। तो ये होते हैं हमारे मूल स्वर 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ये हमारे मूल स्वर होते हैं। ठीक है। अब दीर्घ स्वरों की संख्या, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई हमारी? दीर्घ स्वरों की संख्या होती है हमारी 7। कितनी? 7। ठीक है। आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप वर्णमाला के पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई हमारे जो मूल स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 4। आ, ई, उ और ये री। अब यहाँ पर एक री से जुड़ी हुई मैं आपको बात बताता हूँ। ठीक है। ये जो री है, जब हम छंद में पद को गिनना चालू करते हैं, यानी कि पद की मात्राओं को गिनना चालू करते हैं, तब वहां पर री भी देखा जाता है। ठीक है। ये जो री है ये हिंदी भाषा में होता है लघु, यानी कि छोटी मात्रा 1, और संस्कृत में इसे कहा जाता है दीर्घ, यानी कि बड़ी मात्रा 2। ठीक है। ये जो री है, ये जो है री, हिंदी में इसे एक मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। ठीक है। एक मात्रा कैसे अपन इसको डिनोट करते हैं? ऐसे, मतलब ऐसे इसको दर्शाया जाता है। ठीक है। अब री को संस्कृत में क्या गिनते हैं इसको? संस्कृत में इसको 2 मात्रा गिना जाता है। कितनी? 2 मात्रा, 2 मात्रा। और 2 मात्रा को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है ना, जो भी आपको लिखना है, जिस हिसाब से आपको बनता है लिखने के लिए। इस तरह से हम इनको दर्शाते हैं। किसको? मात्राओं को। ठीक है। जब हम छंद पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि इनको क्या कहा जाता है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है। अभी हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पे देख ली है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब चीजों को अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसके अलावा हमारे पास में आता है अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अब ये चीजें क्या होती है? हमने ये सारी चीजें तो वर्णमाला में देख ली। अब जो टॉपिक छूट गया है अब उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे इतना सारा घचड़ पचड़ हो चुका है, तो इस घचड़ पचड़ को अब साफ करना पड़ेगा। ठीक है। अगर साफ नहीं भी करते हैं तो मैं आपको साइड में कहीं अलग से बना के बता देता हूँ। ठीक है। बोर्ड पे जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने इसको मिटा के यहाँ पे अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन को लिख दिया है। ठीक है। अब देखिए, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। पहला क्या? अघोष व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 13। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये कितने हो गए? 10। और यहाँ लिखिए 13। तो 3 व्यंजन और कौन से इसमें ऐड होंगे? हमारे 3 व्यंजन जो इसमें और ऐड होंगे वो है हमारे उष्ण व्यंजन। ठीक है। उष्ण व्यंजन यहाँ पे हमारे ऐड हो जाएंगे। क्या है हमारे उष्ण व्यंजन? ये है हमारे श, श और स। ठीक है। इसमें जो है ह, जो है ह को हम ऐड नहीं करेंगे।
यहाँ पे सिर्फ श और श को लिखेंगे, ये हमारे सघोष व्यंजन। अब इनको आप टोटल काउंट करके देखिए, ये कितने हो गए 13। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सघोष व्यंजन। तो सघोष व्यंजन में कितने हमारे पास में 33। हमें इनके साथ में ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन 15। अब इसके साथ में क्या क्या जुड़ेगा जो 33 हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में जुड़ेगा हमारा ये अथस्त व्यंजन, ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे जुड़ेगा हमारा अथस्त व्यंजन। क्या क्या, य र ल व, ठीक है। और ये जो ह बच गया था ना, ये वाला ह, ये ह भी यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये वाला ह भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारे सघोष व्यंजन। लेकिन अभी भी ये 33 नहीं हुए। 33 के लिए इसमें और क्या क्या आएंगे, इसमें आएंगे हमारे पूरे स्वर, जो हमारे 11 स्वर है ना, ये पूरे के पूरे 11 स्वर भी इसी के अंदर आएंगे, 11 स्वर, ठीक है। अब कितनी संख्या हो गई इनकी, 11, 15 और 5। टोटल काउंट किया तो कितना हो गया ये हमारे पास में 31, 31। अभी भी 2 बच गए, तो वो 2 कौन से हैं, वो 2 हैं हमारे ये अयोग्य वाह। क्या होता है, अंग और अह। इन सबको जब हम काउंट करेंगे तो इनकी संख्या आएगी 33, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहां पे अघोष वर्ण नहीं है, ये है व्यंजन, ठीक है ना। ये आएगा व्यंजन, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, ठीक है। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, हमने अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन को देख लिया। अब इसी के नीचे मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए ये पार्टीशन करके लिख दिया मैंने, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, नोट्स बनाते हो, लेकिन आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप पढ़ाई के साथ साथ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, और वीडियो में इतनी मेहनत करता हूँ तो उसको लाइक भी कर दिया कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता या कुछ मैं गलत बोल देता हूँ या गलत लिख देता हूँ या कोई चीज़ छूट जाती है, तो आपका पूरा पूरा हक है साहब कि आप कमेंट बॉक्स में जाके उस चीज़ को लिख सकते हैं कि मार साहब आपने जे छोड़ दो, या मार साहब तुमने जे गलत पढ़ा दो, या तय ये लिखना भूल गए, ठीक है। तो जो भी आप कमेंट में लिखेंगे हम अगले वीडियो में उसको कवर कर देंगे, कमेंट के साथ स्क्रीनशॉट लगा के कि भाई साहब जा व्यक्ति ने जो लिखो तो जा छूट गो या जा रह गो तो मैंने जहाँ में पढ़ा दो, ठीक है। तो आप जो है इन चीज़ों को देखिए, अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर ये चीज़ पसंद आती है तो तारीफ भी लिख दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। बेल आइकन दबाना है तो दबा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। अब अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी है हमारे पास में 20, और यहाँ पे हमने देखा जो लाल इसमें है, लाल बॉक्स में, इसको कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी है 20। जो हमारे स्पर्श व्यंजन है हम ऐसे कैसे लिख देंगे और अल्टरनेट लेते हुए चलेंगे। ये जो रेड बॉक्स में आपको दिख रहे हैं ये है हमारे अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन का वर्ग 1, वर्ग 3, वर्ग 5 के वर्ण, इनके साथ में हमारा अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन में, य, र, ल, व, और एक और छूट गया जो कि है हमारा ये द्विगुण का ड, जो कि आएगा यहां पर इसके साथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास में ड़, ठीक है। ये हो गए हमारे अल्प प्राण व्यंजन। अब दूसरा क्या है हमारे पास में, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन की संख्या कितनी है 15। स्पर्श व्यंजन के वर्ग 2 और वर्ग 4 के साथ साथ में और क्या जुड़ेगा कि संख्या जो है हमारी कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। हमने यहाँ पे जोड़ दिया था अल्प प्राण व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन। अब बचा क्या है हमारे पास में, उष्ण व्यंजन।
तो आप उष्ण व्यंजन को महाप्राण व्यंजन के साथ में जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये श, श, स और ह। अब एक बच गया, तो द्विगुण का जो ये ढ है, अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ढ। तो ये कितने हो गए अब हमारे पास में 15, ठीक है, ये हो गए हमारे पास में टोटल 15 और ये कितने हो गए हमारे पास में टोटल 20, ठीक है। तो ये आपकी वर्णमाला है जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाएगी। इससे बाहर अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो आएगा कि उच्चारण कैसे किया जाता है। तो उच्चारण जो है, वर्णों को जब हम बोलते हैं तो कहाँ से आवाज निकलती है उसे हम उच्चारण कहते हैं, ठीक है। अब उच्चारण जिसे कहते हैं, जैसे कि ये हमारे पास में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। अब इनका उच्चारण कैसे किया जाएगा, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं इनके उच्चारण की। हम नीचे से लेकर ऊपर तक के चालू करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है कंठ, ठीक है। उसके बाद में अंदर क्या आता है तालु, तालु जो तंतु टंगा रहता है ना उसको अपन क्या कहते हैं तालु, ठीक है। उसके बाद में आएगा अपना मृदा, ये ऊपर वाला हिस्सा मृदा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आता है अपने दांत, मेरे तो बहुत बड़े बड़े हैं दांत, ठीक है, तो होगा दंत। फिर आता है क्या अपना होठ, क्या हो गया ओष्ठ, ठीक है। तो यहां से आप इसको याद करना चालू कीजिए, उल्टा लिखिए तो आपको पता पड़ेगा कि हम उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक। पहला क्या बताया मैंने कंठ, गले का ये कंठ। तो जो क है क वर्ग, इसका उच्चारण कहां से आएगा आपके कंठ से। उसके बाद में क्या आता है तालु, टंगा हुआ तंतु, तो च वर्ग कहां से आएगा आपका तालु से, ठीक है। तीसरा क्या बताया मैंने ऊपर मृदा, ये वाला, तो इसका ट का उच्चारण कहां से आएगा आपका मृदा से, ठीक। अब दंत, दांत आया, उल्टा चल रहे अपन दांत, तो ये त वर्ग कहां से आएगा हमारा दंत से। अब क्या बचा होठ, तो प वर्ग कहां से आएगा ओष्ठ से। बहुत ही सिंपल तरीका है ये याद करने का और मेरे ख्याल से आपको याद हो भी गया होगा। उल्टा चलना है अपने को, कंठ, तालु, मृदा, दंत और ओष्ठ, यानी कि होठ जो है उसको हम ओष्ठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया उच्चारण। अब इन सब के उच्चारण अगर हम देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है अ आ, तो इन दोनों का उच्चारण, मैं यहां पे बहुत सारी चीजें घचड़ बचड़ हो गई है। अब अपन इनका उच्चारण देखते हैं, तो ये क्या है, इनको दो दो भाग में वर्ग में बांट लीजिए, ये दो दो इसमें है ना, ये हो गया अ और आ। तो अ और आ का उच्चारण अब देखिए यहीं से लेते हुए चलेंगे अपन। पहले क्या लिखा हुआ है कंठ, तो अ और आ का उच्चारण कहां से आएगा कंठ से, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है तालु, तो ई और ई का उच्चारण कहां से आएगा अपना तालु से, ठीक है। अब यहां पे बचा ऊ और ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा है ना। तो अब देखो, अब इसको नीचे से लेते हुए चलना, ठीक है। ओष्ठ पकड़ लेना, ओष्ठ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओष्ठ, ये हो गया हमारा ओष्ठ, ठीक। अब इस दंत को छोड़ दो, दंत को छोड़ दो, ऊपर क्या आ गया मृदा। तो जो री है, री ऋषि का उच्चारण कैसे आता है हमारा, ये आता है मृदा से, ठीक है। अब क्या आया हमारे पास में ए, ऐ और ओ और औ, ठीक है। अब इन दोनों का उच्चारण कहां से होगा, देखो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हमारा ए वाला जो है इसका उच्चारण कहां से आएगा, इसका उच्चारण होगा हमारा कंठ तालु, कंठ तालु। वैसे भी ये हमने क्या पढ़ा था, ये जो है हमारे संयुक्त स्वर होते हैं,
हमने पढ़ा था, आप देख लीजिएगा आगे पीछे रिवर्स करके मतलब पीछे जाके वीडियो को, उसमें हमने लिखा है ये संयुक्त स्वर है ना। तो संयुक्त स्वर इन दोनों को मिलके बन रहा है, तो क्या हो गया, कंठ तालु। अब ओ और औ ये दोनों कैसे मिलेंगे, बनेंगे, ये बनेंगे हमारे ओष्ठ और कंठ से, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, इस वाले इसको बोलेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा कंठोष्ठ, 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 ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंठोष्ठ। अब हमारे पास में क्या है, अ और अह। तो ये जो हमारा अ है, आ, ठीक है, तो अ कहाँ से बोलते हैं हम, नाक से। तो ये जो अ है ये इसके अंदर आएगा, मतलब इसका जो उच्चारण है वो कहाँ से आएगा हमारा, नासिका से, नासिका, ठीक है। अंग का